हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आगाज़ इंस्टीट्यूट में। आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम बात करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की स्ट्रेटजी पर कि आखिर में क्या हमारी रणनीति होना चाहिए, कैसे इस बचे हुए समय में हम पढ़कर एमपीपीएससी 2024 का जो प्रीलिम्स हैं उसे क्लियर करें। बहुत सारे बच्चे असमंजस में हैं कि क्या इतने कम समय में तैयारी हो पाएगी। तो स्टूडेंट्स, जो समय है वो पर्याप्त है। अगर आप अपने ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं और आप एक सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं तो ये जो समय आपको मिला है ये बहुत सफिशिएंट है प्रीलिम्स 2024 को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो हम आज की इस क्लास में इन छोटी छोटी बातों पर ही डिस्कशन करेंगे जो स्टूडेंट्स के पढ़ते हुए मन में जो प्रश्न उठते हैं कि आखिर में किस प्रकार से चीज़ों को करना है। मैं पढ़ रहा हूँ तो सही पढ़ रहा हूँ या नहीं, ऐसा तो नहीं कि मैं गलत नोट्स पढ़े जा रहा हूँ, गलत बुक्स पढ़े जा रहा हूँ, क्या मैं सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहा हूँ या नहीं। तो इन सारी ही बातों को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास में जानेंगे कि कैसे आप कम समय में एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की एक बेहतर तैयारी कर सकते हो। तो देखो स्टूडेंट, बेहतर तैयारी करने के लिए या एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 क्लियर करने के लिए जो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज है वह है आत्मविश्वास। जब तक आप अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं रखेंगे, या मैं यूं कहूं जब तक आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा, तब तक आपको कोई 100 के 100 क्वेश्चन दे देगा ना कि यही 100 क्वेश्चन जो है परीक्षा में आएंगे, तो भी आप परीक्षा में पास नहीं हो सकते, क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। आपको ये विश्वास ही नहीं है कि आप क्या अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा कि ये जो 70 से 75 दिन शेष हैं एग्जाम को होने को, आज से यदि हम देखें तो, है ना, क्योंकि आखिरी के कुछ दिन तो आप टेस्ट भी दोगे, तो पढ़ने के तो लगभग 70 दिन के आसपास ही आपके पास है। तो ये जो 70 से 75 दिनों का समय है, तो आपको ये विश्वास रखना होगा कि इस समय में मैं प्रीलिम्स के सिलेबस को कंप्लीट कर सकता हूँ, अच्छे से पढ़ सकता हूँ और एग्जाम को भी मैं क्लियर कर सकता हूँ। ये विश्वास आपको अपने ऊपर रखना होगा। दूसरी चीज, अगर हम बात करें एग्जाम को पास करने के लिए जो जरूरी है वह है स्मार्ट वर्क। अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करते, आप एक गधे की भांति मेहनत करते जाते हैं, आपको ये भी नहीं पता कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं, जो कंटेंट आप तैयार कर रहे हैं वो सही है या नहीं, तो क्या होगा स्टूडेंट पता है? आप दीवार को धक्का देने वाली मेहनत करते जाओगे, या आप बहुत पढ़ रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, लेकिन आपकी जो मेहनत है ना वो दीवार को धक्का देने वाली मेहनत है। आप पास नहीं हो पाओगे, है ना। आपकी जो मेहनत है ना वो वेस्ट होगी, क्योंकि आपको एग्जाम की डिमांड समझनी होगी। जब तक आप एग्जाम की डिमांड नहीं समझोगे तब तक आपकी तैयारी का कोई औचित्य नहीं है ना। आपको एग्जाम की डिमांड समझकर आपको तैयारी करनी होगी और आपको एक स्मार्ट वर्क करना होगा, एक स्मार्ट मेहनत करनी होगी। कैसे स्मार्ट मेहनत की जा सकती उसे हम समझते हैं। देखो स्टूडेंट, एमपीपीएससी ने अपना सिलेबस बदला, है ना। सबको पता है कि एमपीपीएससी ने सिविल सर्विसेज के लिए अपने सिलेबस में बदलाव किए। प्रीलिम्स का सिलेबस भी चेंज हुआ, और जो मेंस का सिलेबस भी चेंज हुआ, और इंटरव्यू में भी कुछ मार्क्स उसने चेंज किए। मतलब जो परीक्षा की तीनों ही स्टेप होती हैं उन तीनों ही स्टेप में आयोग ने बदलाव किए हैं। अब बच्चों के मन में एक प्रश्न है, एक सवाल है कि पेपर कैसा होगा, पेपर में किस टाइप के प्रश्न होंगे, हमें कितना पढ़ना है, हम किसी भी टॉपिक को कितना तैयार कर कर जाएं। जैसे प्रीलिम्स की यदि हम बात करें अभी, तो जैसे प्रीलिम्स में कोई यूनिट है, जैसे जनजाति करके यूनिट है, तो बच्चों के मन में ये डाउट्स हैं कि इस यूनिट्स में कितना पढ़ना है, इस यूनिट के प्रश्नों को कैसे तैयार करना है ना। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न ही यही होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि किसी टॉपिक को किस हद तक तैयार करना है, कितना उसको डीपली पढ़ना है। तो देखो स्टूडेंट, एक बात आप समझो कि आयोग ने आपके सिलेबस को चेंज किया है, आयोग ने अपने आप को चेंज नहीं किया है। मतलब आयोग ने ऐसा नहीं है कि उसने सिलेबस के साथ साथ अपने आप को भी पूरा बदल दिया हो।
है ना, कि अब आपकी जो एग्जाम है वो एमपीपीएससी नहीं लेगा, आपकी एग्जाम जो है वो यूपीएससी लेगा, है ना, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो आपकी एग्जाम लेगा, या जो छत्तीसगढ़ का पब्लिक सर्विस कमीशन है वो आपकी एग्जाम लेगा। कोई दूसरा आयोग तो एग्जाम नहीं लेगा ना, एग्जाम कौन लेगा? एमपीपीएससी ही लेगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो नए हैं, जो पहले नहीं थे, या बहुत सारी यूनिट्स ऐसी है जो पहले नहीं थी अब है। लेकिन पहले जो यूनिट थी, पहले जो यूनिट सिलेबस का हिस्सा थी, तो क्या उन यूनिट से भी आयोग डीपली क्वेश्चन करता था क्या? क्या उन यूनिट से भी आयोग ऐसे क्वेश्चन करता था क्या जो कि आप तभी उन प्रश्नों के जवाब दे सकते हो जब तक आपने उस सब्जेक्ट में कोई पीएचडी वगैरह नहीं की हो, जब तक आप उस सब्जेक्ट के विषय विशेषज्ञ नहीं हो, तब तक आप उन प्रश्नों को नहीं सॉल्व कर सकते? क्या आयोग ऐसे प्रश्न पूछता था क्या? आपका जवाब होगा कि नहीं, होना भी यही चाहिए। प्रश्नों का जो स्तर होता था, जो पुराना सिलेबस था उसके साथ अगर हम प्रश्नों के स्तर की बात करें, तो पेपर में 80, 75, 70, है ना, मतलब 70 से लेकर 80 से के बीच में ऐसे प्रश्न होते थे जो नॉर्मली आपको हर किताब में मिल जाएंगे, जो नॉर्मली आपको हर नोट्स में मिल जाएंगे, जो नॉर्मली हर टीचर पढ़ाता है। हाँ, वो चीज अलग है कि फिर 70-80% पेपर जो है वो हर किताब में से मिलेगा, आपको हर क्लास में मिलेगा, है ना। फिर लोग जरूर दावे करते हैं कि हमारे यहाँ से आया, हमारे यहाँ से आया। भाई कहीं से नहीं आया, वो तो उस सब्जेक्ट में से आया, वो सब्जेक्ट आपने नहीं लिखा है, आपने तो सब्जेक्ट को पढ़ाया है। तो नॉर्मली 70%, 80% जो प्रश्न है वो नॉर्मली ऐसे होते हैं जो हर टीचर पढ़ाता है, जो हर बुक्स में होते हैं, जो हर नोट्स में आपको मिल जाएंगे, है ना। अभी तक तो यही स्ट्रेटजी रही है पेपर बनाने वाले की, कि उसने जो प्रश्न पूछे हैं वो प्रश्न सामान्य स्तर के ही रहे हैं। सामान्य स्तर से मेरा तात्पर्य, जैसे कि आप पुराना पेपर उठाकर देख लें, उस पुराने पेपर में आप मध्य प्रदेश के इतिहास के प्रश्न देखें, या भारत के इतिहास के प्रश्न देखें, या जियोग्राफी के प्रश्न देखें, तो वो प्रश्न का जो स्तर है ना वो एक सामान्य ही स्तर है। मतलब ऐसे प्रश्न नहीं है कि उन प्रश्नों का जवाब आप तभी दे पाओगे जब आपने कोई विशेषज्ञता हासिल कर रखी हो, है ना, ऐसे प्रश्न नहीं है। एक सामान्य जो कहीं ना कहीं हमारे पढ़ते हुए कहीं ना कहीं हमारे जरूर टकराए हैं, उन प्रश्नों से रिलेटेड जो टॉपिक है, उन टॉपिक को कहीं ना कहीं आपने क्लास में या बुक्स में जरूर पढ़ा है। ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि जो 90% है वो सामान्य हो, और कुछ 10% प्रश्न पेपर में ऐसे रहे हो जो प्रश्न जो है बहुत टफ है। वो प्रश्न ना तो कहीं आपने पढ़े थे, उन प्रश्नों को न कभी आपने कहीं देखा था, और वो प्रश्न जिन टॉपिक से हैं उन टॉपिक का भी आपको नहीं पता था कि यार ये भी पीएससी में पढ़ना होता है। तो ऐसे मुश्किल से 10% ही होंगे। भले आप पीएससी का इतिहास उठाकर देख लो, मुश्किल से 2-3 प्रश्न, 3-4 प्रश्न, 4-5 प्रश्न, या अधिकतम 10 प्रश्न आपको ऐसे मिल सकते हैं पेपर में जो इस लेवल के रहे हो, जो आपने कभी पढ़े ही नहीं हो। 90%, मतलब मिनिमम 90% पेपर तो ऐसा ही होता है जो आपने पढ़ा है, जो आपने बुक्स में पढ़ा है, क्लास में पढ़ा है, नोट्स में पढ़ा है, कहीं पर भी पढ़ा है, लेकिन उस विषय में आपने पढ़ा है, उस टॉपिक को आपने पढ़ा है। जैसे मान लीजिए कि कोई अधिनियम से कोई प्रश्न आया, तो हो सकता है कि जो फैक्ट पूछा गया वो आपने नहीं पढ़ा हो, लेकिन उस अधिनियम को जरूर आपने पढ़ा था, है ना। जिस अधिनियम से वो प्रश्न आया, उस अधिनियम के बारे में आपने पढ़ा था। अब जो फैक्ट पूछा गया हो सकता है वो आपने नहीं पढ़ा, क्योंकि आपने अधिनियम पूरा पढ़ा ही नहीं था। आप तो सिर्फ अ, उस अधिनियम को नॉर्मली तरीके से पढ़कर, मतलब आपने जो पढ़ा आपने उसको 100% ही नहीं पढ़ा, और आप बस देखकर चले गए, और जब प्रश्न आया तो आपको पता चला, अरे यार इसने तो सन पूछ लिया, है ना, मुझे तो सन पता ही नहीं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना सन में, या किसी व्यक्ति का नाम पूछा, भाई इसके संस्थापक कौन थे, या ये कहाँ स्थित है। तो यार हमने पढ़ा तो सब कुछ है, पर जो बेसिक चीजें थी वही हम याद नहीं रख पाए, तो वही हमारे प्रश्न गलत हो जाते। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट, 90% चीजें तो पेपर में ऐसी ही होती हैं जो कि नॉर्मल ही होती हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारी पढ़ी या हमारे टच में रही होती है। तो आयोग तो वही है ना, मतलब नए सिलेबस के साथ भी जो पेपर बनेगा, वो पेपर भी कहीं ना कहीं ऐसा ही होगा ना, जिसमें नॉर्मल ही क्वेश्चन हो, जिसमें क्वेश्चंस का जो स्वरूप हो वो वैसा ही होगा ना, जो कि एक अ, सामान्य व्यक्ति द्वारा अपेक्षित हो। सिलेबस में लिखा हुआ भी है कि
प्रीलिम्स एक छठवीं परीक्षा है। इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो ऐसा होगा कि एक सामान्य व्यक्ति भी उनका जवाब दे सके। जो थोड़ा बहुत भी इन टॉपिक से अवेयर हैं वो भी उन प्रश्नों का जवाब दे सके, ऐसे प्रश्न होंगे। कोई विषय विशेषज्ञ वाले प्रश्न नहीं होंगे प्रीलिम्स में, ऐसा सिलेबस में स्पष्ट लिखा है, आप पढ़िएगा। मतलब कि प्रश्न जो होंगे वो सामान्य ही होंगे। अब हम गलती क्या करते हैं उसको समझिएगा। हम गलती ये करते हैं, स्टूडेंट जो है ना वो एक प्रकार से बहुत लालची है। लालची कैसे? उसको अगर आप किसी भी टॉपिक पर 10 फैक्ट बताओगे ना, फिर भी वो 11वें फैक्ट की तलाश में ही घूमता फिरेगा मार्केट में। किसी भी टॉपिक पर आपने किसी स्टूडेंट को 10 फैक्ट बता दिए और बोल दिया कि ये 10 फैक्ट ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टूडेंट 11वें फैक्ट की तलाश में ही भटकता रहेगा कि 10 तो मुझे पता है, शायद कहीं मुझे 11वां फैक्ट मिल जाए। और उस 11वें फैक्ट की तलाश में जो 10 फैक्ट उसके पास है ना वो उनको भूल जाएगा। उस 11वें फैक्ट की तलाश में वो उन 10 फैक्ट को पक्के याद नहीं करेगा, उन 10 फैक्ट को वो अच्छे से याद नहीं करेगा। वो उस 11वें फैक्ट की तलाश में ही घूमेगा कि ये नोट्स देखेगा, वो बुक्स देखेगा, ये किताब देखेगा, वो क्लास देखेगा, है ना। उसको मतलब विश्वास ही नहीं होगा कि ये 10 फैक्ट इंपॉर्टेंट है। उस 11वें फैक्ट की तलाश में उसने समय भी खत्म किया। उस 11वें फैक्ट की तलाश में वो उन 10 फैक्ट को अच्छा भी नहीं कर पाया। मतलब कुल मिलाकर जो टॉपिक था वो उसने 60% ही कंप्लीट किया, है ना। अब एग्जाम में उसी टॉपिक से प्रश्न आ गए, उन्हीं 10 फैक्ट में से प्रश्न आ गए, लेकिन स्टूडेंट क्या था, उस 11वें फैक्ट की तलाश में उन 10 फैक्ट को अच्छा कर ही नहीं पाया। और जब पेपर आता है सामने, पेपर में पूछ लिया कि भीमबेटका की खोज किस वर्ष हुई थी, अब बच्चे कंफ्यूजन है, यार 1965 में हुई थी कि 1957 में हुई थी, 1975 में हुई थी कि 1968 में हुई थी, यही दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है। क्योंकि फैक्ट तो टीचर ने क्लास में बताया था, लेकिन हम जो थे 11वीं फैक्ट की तलाश में थे, और इन 10 फैक्ट को तो हमने सही से पढ़ा ही नहीं था। अब एग्जाम में वही आ गया, लेकिन आप उसमें कंफ्यूज हो, क्योंकि आपने उन 10 फैक्ट को 60% ही प्रिपेयर किया। मतलब आपने एकदम उनको दिमाग में इस प्रकार से नहीं फिट किया कि वो आप कभी ना भूलो, आप बस ऊपर ऊपर से उन फैक्ट को पढ़ रहे हैं, क्योंकि बोल रहा हूं ना, लालची स्वभाव है कि यार और फैक्ट्स मिल जाए और कुछ नया मिल जाए। लेकिन पेपर में 80% पेपर तो वही होता है जो नॉर्मली होता है, नॉर्मली ही क्वेश्चन होते हैं। भले आप 2023 का प्रीलिम्स देख लो, 2022 का प्रीलिम्स देख लो, आप 2021 का प्रीलिम्स देख लो, आप देखोगे लगभग 70%, मतलब एक एवरेज निकाल रहा हूं मैं कि एक एवरेज 70% पेपर जो है, 70 से 75% पेपर जो है वो नॉर्मल से क्वेश्चन से ही भरा है। वो नॉर्मल से ही क्वेश्चन से बना है। या तो उसने कहीं कोई तारीख पूछ ली होगी, या कोई संस्थापक पूछा होगा, है ना, या फिर कोई किसी का कोई निधन वगैरह हुआ तो उसके विषय में पूछा होगा, किसी किताब के राइटर के बारे में पूछा होगा, किसी यात्रा के बारे में पूछा होगा, मतलब नॉर्मली ही प्रश्न है ना। कोई आंदोलन वगैरह हुआ तो उसकी तारीख पूछी होगी, मतलब नॉर्मली ही प्रश्न है। लेकिन हम जो है उस 11वें फैक्ट की तलाश में थे, और हम जो है उस 11वें फैक्ट की तलाश में इतने थे कि हम उन 10 फैक्ट्स को अच्छे से नहीं कर पाए, हम उन फैक्ट्स को अच्छे से नहीं कर पाए जो हमारे काम के थे, जो हमारे लिए जरूरी थे। तो आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी कि आप जो है चीजों को, है ना, आपके पास किसी भी यूनिट के जो संसाधन है, जो नोट्स हैं, है ना, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, तो आप उन पर भरोसा रखो और उन चीजों को अच्छे से कंप्लीट करो, बजाय मन में बार बार ये प्रश्न लाने के कि यार और फैक्ट्स मुझे मिल जाए, इस टॉपिक से रिलेटेड और बातें मुझे पता चल जाए, है ना। क्योंकि जब आप उन 10-15% प्रश्नों के पीछे पढ़ोगे ना, तो आप इधर का जो 70 से 75% वाला पोर्शन है ना, 70 से 80%, या 80 से 90% वाला जो पोर्शन है, आप इसे खो बैठोगे, है ना। इधर तो 10-15 क्वेश्चन अगर आड़े टेढ़े आ भी गए, 10-15 तुक्के भी लगाओगे तो 4-5 तुक्के भी आपके सही हो ही जाएंगे 15 में से। तो 15 में से मान लो 3 भी आपके तुक्के सही हो गए। इधर 80 नंबर 85 नंबर के पेपर में से आप इस 80-85 के पोर्शन को पूरा 100% प्रिपेयर करके जाते हो, और मान लो यहाँ से आपने 90% भी पेपर बनाया, तो 85 में से अगर आप 90% भी मार्क्स लाते हो, 75 76 78 नंबर भी आप लाते हो, और 2-3 नंबर आपके यहाँ तुक्के से ही होते हो रहे, तो भी आप 80 के तो पार ही जा रहे हो, है ना। ये वो उस कंडीशन में जो 15 क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जो बिल्कुल आड़े टेढ़े हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता है, 5-7 2-4-5 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो
लगभग 2-5% ही बच्चों को जिनका जवाब पता होता है ना। इतने बड़े नंबर्स नहीं होते हैं, मतलब ये आंकड़े और ज़्यादा होंगे, मतलब ये 80, 85, 90% ऐसे प्रश्न होंगे जो नॉर्मल ही हैं, जो आप बना सकते हो, है ना। ये मेरिट इतनी ज़्यादा क्यों गई है, उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। इसमें एक आयोग भी एक कारण रहा है ना, क्योंकि आयोग के प्रश्न बच्चे सीधे सीधे बना रहे थे, 10 के 10 प्रश्न बच्चे बना रहे थे, है ना। इसीलिए तो आयोग वाली यूनिट को हटा दिया, है ना। मेरिट को बढ़ाने में आयोग का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस पूछने की भी एक सीमा थी, क्या क्वेश्चन पूछे, है ना। क्वेश्चन वही पूछ सकता है आयोग, जो मतलब आयोग से क्वेश्चन वही पूछे जा सकते हैं जो फिक्स्ड हो। कोई इतिहास तो है नहीं कि वहां घुमा फिरा कर कुछ भी क्वेश्चन बना ले, है ना। किस आयोग की स्थापना कब हुई, अब इसको कैसे घुमाएगा, किस आयोग में कितने सदस्य होते हैं, इसको कैसे घुमाएगा, है ना। तो लिमिटेशन थी, तो इसलिए हटाया यूनिट को, जनजाति की यूनिट जोड़ी, है ना, ताकि यहाँ पर अब वो क्वेश्चन को पूछेगा लेकिन वो घुमा फिरा कर पूछ सके, है ना, ताकि मेरिट भी कम हो, है ना। दूसरी चीज दूसरी चीज बच्चे जो नॉर्मली प्रश्न उनको भी तो सही कर रहे थे, तभी तो इतनी मेरिट जा रही थी, मतलब नॉर्मली प्रश्न भी जो है बच्चे जो है बना रहे थे, है ना, तभी मेरिट जो है इतनी हाई थी, मेरिट जो है इतनी ज्यादा जा रही थी पिछले सालों के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट स्तर जो है पेपर का वो नॉर्मली ही है, मतलब आप एकदम ऐसा घबराइए मत कि सिलेबस चेंज हुआ है तो आयोग जो है बहुत डीपली क्वेश्चन ढूंढ के लाएगा या जनजाति से ऐसे क्वेश्चन करेगा जो किसी को नहीं पता होंगे। भाई 10 में से 8 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो नॉर्मल ही होंगे, हो सकता है 2 क्वेश्चन ऐसे हो जो थोड़े आड़े टेढ़े हो, है ना, लेकिन 10 में से 8 क्वेश्चन तो ऐसे ही होंगे जो नॉर्मली आप बोल दो कि सर ये तो मैंने पढ़ा ही है, ये तो मुझे आता है। लेकिन अगर आप उन 2 क्वेश्चन के चक्कर में पढ़ते रहोगे ना, तो आप 8 क्वेश्चन भी गलत करके आ जाओगे, क्योंकि आप उन 8 क्वेश्चन पर ध्यान ही नहीं दोगे। तो जो है उस पर ध्यान दो, जो 10 फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं उस पर ध्यान दो, लालची मत बनो, 11वें की तलाश में आप उन 10 को खो दोगे, ठीक है। तो ये काम आप करो कि आप अपने कंटेंट पर भरोसा करो, जो है उसे अच्छे से पढ़ो, है ना, और सही वे में सही डायरेक्शन में आप तैयारी करो, है ना। सही वे में सही डायरेक्शन से मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए आप जो है कोई भी आपके प्लान नहीं है स्टडी को लेकर, जैसे आज आप फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हो, तो आपने 15 मिनट तो फर्स्ट यूनिट पढ़ लिया, फिर आधे घंटे आप सेकंड यूनिट लेकर बैठ गए, फिर आप तीसरी यूनिट में चले गए, फिर चौथी यूनिट में चले गए, कोई भी आपके प्लान कोई भी स्ट्रेटजी आपकी नहीं है ना, तो वो भी सही नहीं है। आप जो है अ, आज से ही जो आपका स्टडी शेड्यूल है पूरा, आप उसको बना लीजिए, है ना। जैसे टोटल 10 यूनिट है, तो आप इस 10 यूनिट को इस टाइप से सेट कर लीजिए कि मुझे 5-5 यूनिट करके पढ़ना है, या मुझे जो करंट अफेयर की यूनिट है उसे मैं हर संडे पढ़ूंगा, है ना। करंट अफेयर्स जो है मैं हर संडे जो है वो करंट अफेयर्स पढ़ूंगा। उसके अलावा जो 9 यूनिट्स हैं, है ना, जो यो 9 यूनिट है, तो उन 9 यूनिट को मैं जैसे मान लो आपके पास 70 डेज है, तो आप 35 डेज में उन यूनिट्स को डिवाइड कर सकते हो, है ना। और आप ऐसी स्ट्रेटजी बना लो कि भाई 5 यूनिट जो है मुझे 35 डेज में कंप्लीट करना है। इसमें आप ऐसी यूनिट रखना कि छोटी यूनिट भी हो साथ में बड़ी यूनिट भी हो, फिर जो अगला पार्ट होगा उसमें भी छोटी यूनिट भी हो बड़ी यूनिट भी हो, है ना। ऐसा आप मिक्स करके पूरा एक शेड्यूल बनाओ कि भाई 70 दिन है हमारे पास, तो आप 9 यूनिट आपको पढ़ना है, तो आप उन यूनिट्स को बांट बांट लीजिए कि भाई पहले मुझे इन 5 यूनिट को करना है, फिर मैं इन 4 यूनिट को करूंगा, है ना। ये 4 यूनिट मेरी अच्छी हैं, हो सकता है एमपी की जो यूनिट्स हैं वो अच्छी हो, क्योंकि एमपी के सिलेबस में ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं है। किसी की जियोग्राफी अच्छी हो सकती है, किसी की पॉलिटी अच्छी हो सकती है, तो जो चीज़ें अच्छी हैं उन्हें आप बात के लिए छोड़ दो, जो अ, जहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है उसे आप अभी से शुरू कर दो, है ना। और आप ऐसा टारगेट बना लो, 40-30 दिन का बना लो कि 40 दिनों तक मैं इन 5 यूनिट को अच्छे से करूंगा। फिर जैसे ही मेरी ये 5 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं इन 5 यूनिट के टेस्ट दूंगा, और जो अगले 30 दिन होंगे उन अगले 30 दिन में मैं बची हुई 4 यूनिट को कंप्लीट करूंगा। और जैसे ही मेरी वो 4 यूनिट भी कंप्लीट होगी, फिर मैं सम्मिलित रूप से 10 यूनिट के टेस्ट दूंगा, है ना। तो आप जो है इस टाइप से प्लान कीजिए, आप यूनिट्स को डिवाइड कर लीजिए अच्छे से कि आखिर में आपको इस टाइप से चीज़ों को पढ़ना है ना। 10 यूनिट है तो आप करंट अफेयर के लिए एक स्पेशल डे कर दीजिए, है ना, या फिर आप मॉर्निंग के लिए 1 घंटा आधा घंटा करंट अफेयर के लिए फिक्स कर दीजिए कि डेली मुझे सुबह उठकर आधे घंटे 1 घंटे करंट अफेयर पढ़ना है ना। उसके बाद आप
जो आपकी यूनिट्स होगी, जो 9 यूनिट और बचेगी करंट अफेयर्स के अलावा, तो आप उनको अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर सबका अपना अपना है, किसी की पॉलिटी अच्छी है, किसी की जियोग्राफी अच्छी है, किसी की यूनिट 9 अच्छी है, किसी की यूनिट 10 अच्छी है, किसी की इंडियन हिस्ट्री अच्छी है। तो आप जो है इस टाइप से यहाँ पर आप डिवाइडेशन कर लीजिए कि भाई इंडियन हिस्ट्री है तो इंडियन हिस्ट्री को मुझे कंप्लीट करने में मान लीजिए कि यूनिट 1 है। चलो एक काम करता हूँ, मैं पूरा चार्ट के माध्यम से आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कि ये 10 यूनिट्स हैं, ठीक है, जिसमें मैं करंट अफेयर को भी बाहर कर देता हूँ, है ना, तो 9 यूनिट है। तो आप ऐसा कर लीजिए कि जैसे इंडियन हिस्ट्री है ना, तो नया सिलेबस है, नई नई चीज़ें हैं, तो आप ऐसा डिवाइड कर लीजिए कि यार मुझे इसको पढ़ने में कम से कम मुझे 50 घंटे तो लगेंगे, है ना, 50 घंटे तो मुझे लगेंगे इसे पढ़ने में। यूनिट 2 है मध्य प्रदेश का इतिहास, तो आप यहाँ पर भी देख लीजिए कि यार 50 घंटे मुझे इसमें भी लगेंगे। तीसरी यूनिट है कि यार मुझे 50 घंटे इसमें भी लगेंगे, 50 घंटों की अपन बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि यार कम से कम मुझे 50 घंटे लगेंगे। हम अपन जो है ना एक काम करते हैं, हर यूनिट के लिए 50-50 घंटे एक औसत मान लेते हैं। हो सकता है किसी में 50 से भी कम घंटे आपको लगे, लेकिन हम जो है हर यूनिट्स के लिए 50-50 घंटे मान लेते हैं, ठीक है, कि आपको हर यूनिट्स में 50-50 घंटे लग रहे हैं। शुरुआत में मान लो कि हम इन 5 यूनिट की बात करें, है ना, 5 यूनिट के लिए आपको कितने घंटे लग रहे हैं, 250 घंटे। आपके पास अगर 250 घंटे हैं तो आप जो हो इन पांचों यूनिट को अच्छा कर सकते हो सकता है किसी में 60 घंटे लगे, किसी में 40 लगे, लेकिन हमने औसत सबका 50 ले लिया। 50 घंटे बहुत होते हैं स्टूडेंट। तो अगर मान लीजिए कि आप डेली 10 घंटे पढ़ते हैं, है ना, डेली अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो आपको टोटल कितने दिन चाहिए, 25 दिन, है ना। टोटल इन यूनिट्स को कंप्लीट करने में आपको कितने दिन चाहिए, 25 दिन, है ना। मतलब 25 दिन में आप जो है इन सारे इन पांचों यूनिट्स को जो है अच्छे से कर सकते हो। देखो 10 घंटे तो रोज आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम सर पर है, तो 10 घंटे तो आपको चाहिए ही चाहिए डेली पढ़ने के लिए, है ना। तो 10 घंटे अगर आप पढ़ते हो तो लगभग 25 दिन में आप जो है इस यूनिट को कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन हम तो कितना मान रहे हैं, 40 दिन मानकर चल रहे हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं भाई, आप 5 यूनिट ऐसी ले लो जिनको आप 40 दिन में कंप्लीट करो। तो 40 दिन में कंप्लीट करोगे तो 40 दिन में अगर आप डेली 10 घंटे पढ़ रहे हो तो आपके पास कितने आवर्स का समय है, आपके पास 400 घंटे का समय है। 400 घंटे का समय है, जबकि हम इन 5 यूनिट का 50-50 घंटे मानकर चल रहे थे कि यार 50-50 घंटे आप पढ़कर इन्हें अगर कंप्लीट कर सकते हो ना, 50 घंटे की पढ़ाई में एक यूनिट कंप्लीट हो जाती है, तो आपके पास तो 400 घंटे हैं। 400 घंटों में आपको 250 घंटे का कवर करना है ना। अब हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 250 घंटे में बिल्कुल कवर कर लेंगे, है ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको, जो शुरू शुरू में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा, उन्हें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। तो हम अधिकतम 400 घंटे मानकर चल रहे हैं कि आप 400 घंटे में इन यूनिट्स को आप कंप्लीट कर लें। भाई बहुत होते हैं 400 घंटे। अगर आपको लग रहा है कि सर ये समय कम तो नहीं है, तो 400 घंटे बहुत होते हैं, है ना। 400 घंटे बहुत होते हैं हाँ, एक सीरियस तैयारी के लिए। अगर आप ऐसे समय काउंट करते हो कि आप 10 मिनट पढ़े, फिर मोबाइल लिया, शॉर्ट्स देख रहे हैं, है ना, उसमें यूट्यूब देख रहे हैं, दोस्तों से फ़ोन पर बातें कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बातें कर रहे हैं, या कहीं दिमाग में बस ख्यालात में कि मैं डीसी बनकर ऐसे करूंगा, मैं ये करूंगा, स्टेटस डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, है ना, तो वो, और बस बैठे हैं आप अपने स्टडी रूम में और काम सब आप ये वाले कर रहे हैं। तो वैसे वाला समय नहीं, समय चाहिए 10 घंटे जो पूरा का पूरा आपको स्टडी को देना है ना, पूरा का पूरा आपको स्टडी को देना है। तो 400 घंटे बहुत होते हैं। मतलब 400 घंटे में ये कह रहा हूँ कि मतलब बहुत ज्यादा समय है 400 घंटे। मेरे अकॉर्डिंग तो 250 घंटे ही चाहिए, है ना, मेरे अकॉर्डिंग तो 250 घंटे ही चाहिए इन 5 यूनिट को कंप्लीट करने में, है ना। जो टॉपिक्स आपके प्रीलिम्स में है, अगर हम टॉपिक बाय टॉपिक भी चलें तो हमें 500 सॉरी 250 घंटे ही चाहिए। लेकिन यहाँ तो मैं आपको 400 घंटे दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, कि आप 400 घंटे आपके पास हैं, है ना। तो 400 घंटे बहुत होते हैं। तो 400 घंटे 40 दिन में आप इन 5 यूनिट को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद जो 4 यूनिट और बचेगी, सॉरी, ये 5 यूनिट आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर आपके पास 4 यूनिट और बचेगी। 40 दिन आपके हो गए, अब आपके पास 30 दिन का समय है। 10 घंटे डेली के हिसाब से आपके पास 300 घंटों का समय है। अब 300 घंटे इन 4 यूनिट के लिए भी बहुत सारे हैं, है ना। 4 यूनिट के लिए 300 घंटे भी बहुत सारे हैं। लगभग 70 से 75 घंटे एक यूनिट को आप दे रहे हो, है ना। यहाँ 80 घंटे एक यूनिट को दे रहे हो। आठों पांच जो 40, 400 घंटे, मतलब एक यूनिट के लिए 80 घंटे। एक घंटे की एक क्लास होती है, मतलब 80 क्लास,
सोचो थोड़ा, ये कितना समय है। 1 घंटे की एक क्लास होती है, तो 80 क्लास, 80 क्लास किसको बोलते हैं? मेंस कवर हो जाता है 80 क्लास में, है ना। 80 घंटे की क्लास में मेंस का एक यूनिट कंप्लीट हो जाती है ना। तो यहाँ तो मेंस के सिलेबस से भी कम सिलेबस है, छोटी यूनिट है, तो 80 घंटे में कवर नहीं होगा क्या? आराम से कवर होगा। तो आपके पास 80 घंटे तो इन यूनिट्स के लिए मिल रहे हैं, साथ ही साथ 75 घंटे आपको इन यूनिट्स के लिए मिल रहे हैं। मतलब आज से अगर आप स्टार्ट करो, है ना, जैसे मान लीजिए आप 5 फरवरी से स्टार्ट करते हो, तो 5 फरवरी के बाद 24 दिन तो फरवरी के, 24 दिन तो फरवरी के, और 31 दिन मार्च के, कितना हो गया समय? ठीक है, कितना हो गया? 55 डेज। अब 70 दिनों का हमने टारगेट बनाया, मतलब 15 दिन और किसके? अप्रैल के। मतलब 15 अप्रैल तक आप ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे। 15 अप्रैल तक ये सारे काम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब अब आपके पास 13 दिनों का और समय है। 13 दिन नहीं, कम से कम 120 घंटे आपके पास है ना। 120 घंटे, 10 घंटे डेली के हिसाब से 120 घंटे आपके पास है। 120 घंटे में से आप एमसीक्यू लगाइए डेली, है ना। आखिरी के जो 10-12 दिन है लगाइए उन्हें, उनमें एमसीक्यू लगा लीजिए, 30-35-40 पेपर लगा लीजिए। दिन के 2-2 3-3 पेपर लगाइए, है ना। और जो टॉपिक नहीं बन रहे हो, उस समय में आखिरी के 15 दिन में आप रिवीजन कर लीजिए। देखो ये तो मैं अधिकतम बोल रहा हूँ 15 अप्रैल। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 1 अप्रैल को ही कंप्लीट कर लेंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो 5 अप्रैल को ही कंप्लीट कर लेंगे, है ना। जैसे जो 250 मतलब 50 घंटे पर यूनिट वाले हैं ना, उनका तो 15 मार्च को या 20 मार्च को ये सब कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं अधिकतम ले रहा हूं कि अगर कोई आज से शुरू करे कि भाई मुझे आज से पीएससी की तैयारी करना है, तो मैं उसके लिए समय बता रहा हूँ कि उसको इतना समय लग सकता है ना। 80 घंटे बहुत होते हैं एक यूनिट के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो 15 अप्रैल तक जो है आप पूरी तरह से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, यदि आप व्यवस्थित तरीके से 10 घंटे डेली पढ़ते हैं तो। उसके बाद आखिरी का जो समय है, उसमें आप टेस्ट दीजिए। और टेस्ट का मतलब भी यही होता है, टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें नंबर अच्छे आ रहे तो मतलब आपका प्री निकल जाएगा, है ना। टेस्ट के नंबर से कभी खुश नहीं होना। टेस्ट में भले 40 नंबर भी आ जाए, खुश इस बात से होना कि आप अपनी गलतियों को पहचान रहे हो। टेस्ट का मतलब भी यही होता है कि आप अपनी गलतियों को पहचानो। सब्जी बनती है तो टेस्ट क्यों करते हैं? कोई भी घर में खाना बनता है, टेस्ट क्यों करते हैं? टेस्ट इसलिए करते हैं कि यार इसमें कुछ नमक कम हो, मिर्ची कम हो, मसाला कम हो, तो उसको ऐड कर दें। तो एग्जाम से पहले टेस्ट क्यों देते हैं? वो इसीलिए देते हैं ताकि अगर कोई कमी हो, कोई टॉपिक आपका कमजोर हो, तो उसको अच्छा कर ले, उस टॉपिक को अच्छा कर लिया जाए। इसलिए टेस्ट दिया जाता है, ना कि इसलिए टेस्ट दिया जाता है कि खुश होने के लिए। ये 50 लोगों में मैंने टॉप कर लिया तो बस बच्चे तो उसी में खुश हो जाते हैं, है ना, कि भाई टेस्ट में तो मैं टॉप कर रहा हूँ। टेस्ट में टॉप करने वाले बहुत कम ही ऐसे होंगे जो एग्जाम क्लियर करते हैं, है ना। तो टेस्ट के नंबर से कभी खुश नहीं होना। ठीक है स्टूडेंट, उस पर भी बात करेंगे कभी। चले, तो आप इस तरह से अपने जो स्टडी टाइम टेबल है उसको सेट कीजिए, इस तरह से आप पढ़िए। 10 घंटे में से आप कुछ घंटे क्लासेस के लिए निकाल लीजिए, है ना। कुछ घंटे आप उन्हें रिवीजन कीजिए, है ना। कुछ घंटे जो है आप अपने आप को भी दीजिए, क्योंकि 24 घंटे का समय है। 8 घंटे अगर आप नींद निकालते हो तो उसके बावजूद भी आपके पास 16 घंटों का समय है। 16 घंटों में से अगर आप 6 घंटे दूसरे कामों में खर्च कर देते हो, है ना, 2 घंटे आप खाना पीना नहाना धोना, इसमें मान लो 2 घंटे बहुत होते हैं। एक स्टूडेंट लाइफ में अनुशासन तो आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद भी आपके पास 4 घंटे हैं। तो जो 10 घंटे की मैं स्टडी बोल रहा हूँ, तो बीच में आधा आधा घंटा, 1-1 घंटे का ब्रेक भी लेते जाइए। 2 घंटे पढ़े, आधे घंटे का ब्रेक, 2 घंटे पढ़े, फिर 1 घंटे का ब्रेक, 2 घंटे पढ़े, फिर 1-1.5 घंटे का ब्रेक, है ना। ऐसे आप ब्रेक का टाइम भी बढ़ाते जाइए, और 2-2 घंटे की आप स्टडी करती जाइए, करते जाइए। और बीच में आप 4 घंटों का ब्रेक रख लीजिए। 10 घंटे की स्टडी के बीच में 4 घंटों का ब्रेक, और उस ब्रेक को धीरे धीरे आप बढ़ाते रहना। मतलब पहले वाले में आधे घंटे का ब्रेक, दूसरे वाले हाफ में फिर 1 घंटे का ब्रेक, है ना। इस टाइप से आप कीजिएगा। और जो आपको ब्रेक मिलेगा, उस ब्रेक में आप देख लीजिए मोबाइल, अगर आपको देखना हो, किसी से बात करना हो, है ना, कोई रील्स बनाना हो, टीवी देखना हो, मैच का स्कोर देखना हो, तो उस आधे घंटे में आप देख लीजिए, है ना। तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा अनुशासन में रख रहना पड़ेगा, क्योंकि आप अधिकारी बन रहे हो। और अधिकारी के लिए जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है अनुशासन,
है ना। अधिकारी के लिए सबसे जरूरी जो है वो है अनुशासन, तो अनुशासन में तो आपको रहना पड़ेगा, है ना। तो आप जो है स्टूडेंट इस प्रकार से अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आप जरूर सिलेक्ट होंगे, आप जरूर सिलेक्शन लेंगे, है ना। तो आप इस प्रकार से अपनी तैयारी को कीजिए, इस प्रकार से आप सिलेबस को कीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि आपको किस प्रकार से आप अपने अपने टाइम मतलब किस प्रकार से आप स्ट्रेटजी बना सकते हो अपने पढ़ने की। आप सिलेबस को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, है ना। बहुत सारे ऐसे कर रहे हैं कि जो 10 यूनिट को साथ लेकर चल रहे हैं, हिस्ट्री भी पढ़ रहे, पॉलिटी भी पढ़ रहे, जियोग्राफी, सब कुछ साथ में पढ़ रहे हैं। तो सब कुछ साथ में पढ़ने में पूरा खिचड़ी हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। और देखो यहाँ पर एक अच्छा फायदा क्या है आपको, वो भी देखो आप। जब आप शुरू किए 5 यूनिट कंप्लीट कर लोगे ना, और करंट अफेयर तो आपकी साथ में कंप्लीट हो ही रही है, मतलब 6 यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी आज से 40 दिन बाद। आज से 40 दिन बाद मतलब लगभग आपकी 15 मार्च तक 6 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। 15 मार्च तक यदि आप 6 यूनिट कंप्लीट कर लेते हो तो 15 मार्च से 15 अप्रैल और उसके बाद 28 अप्रैल आपको लगभग 1.5 महीने का समय मिल जाएगा टेस्ट देने के लिए, रिवीजन के लिए, है ना। तो 1.5 महीने का आपको फिर समय मिल जाएगा, तो आप डेली एक एक टेस्ट देते रहिए, आधे आधे घंटे का, एक एक घंटे का, है ना। जो आपने 6 यूनिट कंप्लीट कर ली, अब उन 6 यूनिट का आप अगले 1.5 महीने तक उस 6 यूनिट को ऐसा कर लो कि वहां पर एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। और आखिरी की 4 यूनिट तो मैं ऐसी चुनने का बोल रहा हूँ ना जो यूनिट आपकी ऑलरेडी अच्छी है ना। तो जो यूनिट आपकी ऑलरेडी अच्छी है उनको आप लास्ट में एफर्ट लगा लोगे तो वो और अच्छी हो जाएगी। और ये जो 6 यूनिट है वो आपने 15 मार्च तक कंप्लीट कर ली, तो अब क्या होगा, आप टेस्ट वगैरह देकर उसे और अच्छा कर लोगे, है ना। तो कुछ स्ट्रेटजी आपको बनानी होगी, कुछ स्मार्ट तरीका आपको सोचना होगा, कुछ स्मार्ट तरीके से आपको काम करना होगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आप अपने इसमें रिवीजन को ऐड कीजिए। आप डेली जो 10 घंटे पढ़ेंगे ना, तो सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होता है। पढ़ने के साथ साथ जो सबसे ज़रूरी है वो है रिवीजन। आप 9 घंटे पढ़िए, 1 घंटे रिवीजन कीजिए। रिवीजन भी कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता दूं। आज आपने पढ़ा 10 घंटे, कल आप जो है सुबह पढ़ने से पहले या पढ़ने के 1-2 घंटे पहले या सुबह जल्दी उठकर आप जो है ना उन चीजों को सोचें, है ना। आप जब भी उठे, मैं ये नहीं कहूंगा कि सुबह जल्दी उठना ही जरूरी, भले आप 12 बजे उठे, आप रात में पढ़ते हो रात में पढ़े। आप सुबह भले जब भी उठे, आप 12 बजे उठे, 10 बजे उठे, जब भी उठे फ्रेश वगैरह होकर कुछ खा पीकर आप सोचे कि आपने कल क्या पढ़ा था, है ना। कल क्या पढ़ा था, जैसे मान लीजिए कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि कल मैंने एमपी जीके पढ़ा था, और एमपी जीके में मैंने कल मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन पढ़े थे, जिसमें मैंने झंडा सत्याग्रह पढ़ा था, जिसमें मैंने जो जिसमें मैंने जो जनजातियों के जो आंदोलन है वो मैंने पढ़े थे, है ना। तो इस टाइप से मैं सोच रहा हूँ कि झंडा सत्याग्रह जो था वो इस सन में हुआ था, वो इस शहर से शुरू हुआ था, और उसमें ये हुआ था। मैं मन में ही सोच रहा हूँ ऐसा। फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि हाँ ये जनजाति आंदोलन है ना, कोई जंगल सत्याग्रह है या और भी कोई अ, सत्याग्रह है, तो मैं घोड़ा डोंगरी वगैरह, तो मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ कि हाँ ये सत्याग्रह हुए थे, ये इस तारीख को हुए थे, और ये यहाँ पे मुख्य था। मैंने हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी, या मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी, जिसमें मान लो मैंने अशोक के बारे में पढ़ा, तो मैं सोच रहा हूँ अशोक के बारे में कि हाँ मैंने कल अशोक के बारे में पढ़ा था, उसकी ये पॉलिसीज थी, ये उसके अभिलेख थे, इतने अभिलेख थे, मध्य प्रदेश में ये अभिलेख मिले। मैं ऐसा सोच रहा हूँ। अब कहीं पर मैं अटक गया कि यार अशोक का एक अभिलेख मध्य प्रदेश में मिला था, कहाँ मिला था मुझे याद नहीं आ रहा। तुरंत कॉपी खोली और उसको देख लिया, और वहाँ हाईलाइट कर लिया आपने उसको। क्यों हाईलाइट किया, कि यार जब आप रिवीजन कर रहे थे ना तब आप यहाँ अटके थे, तो आपने उसको हाईलाइट कर लिया, उसके नीचे अंडरलाइन कर दी, ताकि आपको अपना वीक पॉइंट पता चल गया कि यार ये रिवीजन करते समय मुझे याद नहीं आया था। बाकी सारी चीजें मैंने रिवीजन करते हुए दोहरा ली थी, है ना। तो रिवीजन इस तरीके से किया जाता है। और कुछ भी चीजें नहीं याद हो रही तो तुरंत कॉपी उठाकर उनको पढ़ लिया जाता है ना। और फिर उसके बाद नया पढ़ना शुरू कर किया जाता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हाथों हाथ रिवीजन करते हैं, पढ़ लिया, 1 घंटे बाद रिवीजन कर लेते हैं, हो गया हमारा रिवीजन। अरे उस समय तो आपको वैसे ही याद रहेगी वो। असली चीज तो ये है कि आपको कल तक याद है कि नहीं है। असली बात तो ये है कि आपको एग्जाम तक याद है कि नहीं है। अभी का अभी याद करके परीक्षा देना होना तो 100 में 100 पास हो जाए, कि भाई 1 घंटे में पढ़ो और अगले घंटे परीक्षा दो, सब सब पास हो जाएंगे। यहाँ सबसे बड़ा जो खेल है वो खेल ये है कि पढ़ना आज है, लेकिन उसको याद अगले 90-80 दिनों तक रखना है। परीक्षा के दिन तक आज पढ़े हुए को याद कैसे रखें, यही सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, कि आज पढ़े हुए को कैसे
एक साल तक 6 महीने तक याद रखें, क्या है ना, जो मेंस वगैरह के लिए आप तैयारी करते हो तो आज पढ़ते हो तो काम एक साल बाद आता है, 6 महीने बाद आता है, तो कैसे इतना लंबे समय तक याद रखें, वो असली कॉन्टेस्ट है। तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर रिवीजन, है ना। तो प्रॉपर रिवीजन आप डेली भी करोगे, साथ ही साथ जैसे मान लो कि एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हुआ तो आपने पूरा पढ़ लिया, है ना, जैसे एंशिएंट कंप्लीट हुआ उसको कर लिया, उसका पूरा एक रिवीजन ले लिया आपने, या जियोग्राफी के कुछ टॉपिक कंप्लीट हुए तो उनका रिवीजन ले लिया आपने। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको प्रॉपर रिवीजन करते रहना होगा, रिवीजन जितना करोगे उतना ही आपका भला होगा। साथ में आपको टेस्ट भी देना है। देखो अभी टेस्ट के चक्कर में मत पड़ना, टेस्ट कब दिए जाते हैं, टेस्ट दिए जाते हैं पढ़कर, खाना बनने के बाद उसे टेस्ट किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि खाने की जो चीजें हैं बस आप उन्हीं को टेस्ट करके बता दोगे कि सब्जी कैसी बनेगी, है ना। मटर पनीर बनाया तो बस मटर टेस्ट कर लिए, पनीर टेस्ट कर लिया, मसाला टेस्ट कर लिया और बोल दिया कि यार बहुत अच्छी सब्जी बनेगी। तो ऐसा नहीं होता है, टेस्ट अभी नहीं दिए जाते हैं। बहुत सारे लोग तो टेस्ट से ही पढ़ते हैं, उन्होंने तो ये प्लान कर रखी है बस टेस्ट दे दो तैयारी हो जाती है। तो टेस्ट देने से तैयारी नहीं होती है, तैयारी तो सच में पढ़ने से ही होती है। जो बेसिक चीजें हैं वो यही है कि आपको पढ़ना है, तो पढ़ो और पढ़ने के बाद टेस्ट दो, है ना। बिना पढ़े टेस्ट दोगे तो वो कोई काम का नहीं है। तो पहले पढ़ो, उसके बाद आप टेस्ट दो। तो रिवीजन जरूरी है, टेस्ट जरूरी है, और जो तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट है ना, पहली चीज मैंने क्या बताई थी आपको, वो बताई थी मैंने आत्मविश्वास। दूसरी चीज मैंने बताई थी आपको स्मार्ट वर्क, है ना। ये सारा हमने स्मार्ट वर्क पर काम किया कि कैसे आप अपने सिलेबस को इस टाइप से डिवाइड करके पढ़ सकते हो। आप डीपली फैक्ट्स को जानने के बजाय आप जो चीजें बेसिक हैं आप उन पर मेहनत करो, क्योंकि परीक्षा का जो लेवल है वो बेसिक प्रश्नों का ही है, बेसिक प्रश्न ही जो है वो परीक्षा में होते हैं। तो आप डीपली घुसने के बजाय आप उनको अच्छा सा करो। और तीसरी और जो इम्पोर्टेंट है ना, तीसरी और जो इम्पोर्टेंट है ना, अ, एक तो आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में जाना, एक आपने स्मार्ट वर्क देखा, और तीसरी और जो इम्पोर्टेंट है वो है अनुशासन। जब तक आप अनुशासन में रहकर प्रिपरेशन नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। अनुशासन का मतलब ये है कि आज पढ़ा तो ऐसा नहीं है कि कल कहीं शादी का निमंत्रण आ गया तो वहां पहुंच गए। आज पढ़ा, कल दोस्त का फोन आ गया कि चल आज छप्पन घूम कर आते हैं तो वहां पहुंच गए। या कल किसी दोस्त का फोन आ गया कि चल आज थोड़ा मुझे बाहर कुछ काम है वहां जाना है तो वहां चले गए। जो या फिर जो लोग घर पर हैं, है ना, तो घर पर जो लोग हैं तो वहाँ तो ये सारी चीज़ें आती हैं, लालच आती हैं। कोई दोस्त का कॉल आ गया कि चलो यार थोड़ा घूमने चलते हैं, कहीं शादी में जाना आ गया, कहीं किसी फंक्शन में जाना आ गया, तो आप जो है पूरा अनुशासन में आप जो है पूरा अपने शेड्यूल को गड़बड़ कर दो कि चलो ठीक है कल पढ़ लेंगे, आज छूट रहा है कल पढ़ लूंगा, कल छूट रहा है परसों पढ़ लूंगा। और जब कल परसों के चक्कर में जब इतना सारा इकट्ठा हो जाएगा ना, तब आप भागोगे कि अब क्या करूं, है ना। तब आप दौड़ोगे अब करूँ क्या मैं, है ना, क्या करूँ मैं, अब इतना पढ़ना इकट्ठा हो गया अब कैसे पढूं, है ना। तो फिर इसको फोन लगाओगे, उसको फोन लगाओगे, कहीं से नोट्स मिल जाए, कहीं से ये मिल जाए, कहीं से वो मिल जाए, कहीं से क्वेश्चन मिल जाए, है ना, मैं कैसे पढूं। तो आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा। 10 घंटे पढ़ना है मतलब 10 घंटे पढ़ना है, ये मैंने मिनिमम कहा है 10 घंटे। कोई 12 घंटे 15 घंटे भी पढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक ही साल तो पढ़ना है, अगले साल तो वैसे ही डीसी डीएसपी बन जाओगे आप, है ना। एक साल जब अच्छे से मेहनत कर लोगे, एक साल जब अच्छे से तैयारी कर लोगे अनुशासन में रहकर, तो अगले साल तो वैसे ही आप डीसी डीएसपी बन जाओगे। फिर थोड़ी पढ़ना है, डीसी बनने के बाद थोड़ी आपको 15-15 घंटे पढ़ना है ना। फिर तो आपको क्या करना है, बहुत सारे कहेंगे सर फिर तो एंजॉय करना है। अरे भैया एंजॉय नहीं करना है, फिर आपको राष्ट्र हित में काम करना है। आपको उन सपनों को साकार करना है जो आपने देखे हैं। कौन से सपने, स्टेटस डालने वाले सपने नहीं। सपने कौन से सपने देखे आपने, आपने सपने देखे समाज में बदलाव लाने के। तो जो समाज में बदलाव लाने के जो आप सपने देख रहे हो, है ना, उन सपनों को साकार करना है एक साल बाद तो आपको, है ना। तो स्टूडेंट अनुशासन में आपको रहना होगा। एक अधिकारी का सबसे पहला गुण होता है अनुशासन। एक अधिकारी हमेशा अनुशासन में होता है। तो आप भी अधिकारी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनुशासन में आपको रहना है। अनुशासन का ये मतलब नहीं कि आप अच्छे कपड़े पहन लो, है ना, आप बिल्कुल अच्छे जगह बैठकर पढ़ो, या आप बिल्कुल साफ सुथरे दिखो, ये अनुशासन नहीं है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी जगह बैठकर पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से कपड़े पहन कर पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हो, कहाँ बैठकर पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपने जो शेड्यूल बनाया, आप उस शेड्यूल के प्रति कितने वफादार, कितने ईमानदार हो, है ना। फर्क इससे पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि जब जो आपके पढ़ने का समय, उस समय आप पढ़ ही रहे हो या अदर काम कर रहे हो। बहुत सारे तो किताब सामने खोलकर मैसेज में चैटिंग कर रहे हैं,
है ना। किताब सामने रखकर कुछ दूसरे काम करने हैं, मोबाइल को साइड में रख दो, है ना, साइड में रख दो मोबाइल को, मैं तो बोल रहा हूँ स्विच ऑफ करके रख दो। अगर कोई ऐसी अर्जेंसी ना हो तो, अर्जेंसी भी हो तो उसको साइड में रख दो, है ना। घर वाले कोई हो तो उनको अपना शेड्यूल बता दो कि भाई ये मेरा पढ़ने का शेड्यूल है, अगर आप मुझे कॉल करो, बहुत अर्जेंट हो, तब ही आप मुझे इस समय पे कॉल करना। अगर कोई काम ना हो तो आप मुझे इस समय पर, मुझसे कुछ ऐसा नॉर्मल सा ही काम हो तो मुझे इस समय पर कॉल करना। घर वालों को बता दो, अपने दोस्तों को बता दो, है ना, ताकि वो आपको इस समय पर कॉल करे ही ना, है ना। तो आपको अपने लाइफ में अनुशासन लाना होगा। तो अगर आप इन तीन चीजों को फॉलो करते हुए चलते हैं स्टूडेंट, तो आप जरूर सिलेक्शन लेंगे। पहला और जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है आत्मविश्वास। आपको जो है अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। आप जब तक अपने ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, आप कोई भी काम नहीं कर सकते, है ना, आप कोई भी काम नहीं कर सकते। भारत को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि हम चांद तक पहुंच सकते हैं, तो भारत भले ही पहले प्रयास में असफल रहा हो, लेकिन वो दूसरे प्रयास में सफल रहा, है ना। तो आत्मविश्वास जरूरी है, उसके साथ साथ जरूरी है स्मार्ट वर्क। आप अगर दीवार को धक्का देने वाली मेहनत करते रहोगे तो आप कभी सिलेक्शन नहीं ले सकते। और तीसरा और इम्पोर्टेंट है अनुशासन। अनुशासन में रहकर आपको पढ़ना होगा। अगर ये तीन चीजें आप कर लेते हैं स्टूडेंट, अगर ये तीन काम आप कर लेते हैं, तो मेरी गारंटी है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्या, आप यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे इतने समय में, है ना। बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हैं जिन्होंने बहुत कम समय में मेंस तक क्लियर किए हैं, है ना। तो उसके पीछे यही बिंदु है, यही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको करना है। सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क पूरा मैंने आपको समझाया। हो सकता है कि मेरे से अच्छा प्लान आपके पास हो, आप उसको फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें पढ़ना है ना, उद्देश्य हमारा यही है कि आप पढ़ो। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण अनुशासन। जितने अनुशासन में रहोगे उतना आप ही का फायदा है, अनुशासन में रहकर पढ़ो। तो स्टूडेंट बिल्कुल ना घबराओ, जो समय है वो बहुत है पढ़ने के लिए, और जो समय है उसको आप अच्छे से पढ़ो। आप फालतू की चर्चाएं बंद करो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। रोज एक एक दो दो घंटे दोस्तों से इसी विषय पर डिस्कशन चल रहा है कि यार क्या होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या होगा, तेरे पास कुछ नया है क्या पढ़ने का, है ना। कुछ मत उस चक्कर में भागो। आप जिस भी कोचिंग पर पढ़ रहे हो, आप जिन सर से भी पढ़ रहे हो, आप जहां पर भी पढ़ रहे हो, आप उनके ऊपर भरोसा रखो, आप उनके ऊपर विश्वास रखो, उस कंटेंट पर आप विश्वास रखो और आप पढ़ो, है ना। हालांकि आप खुद एक अधिकारी की प्रिपरेशन, अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, तो और आप कोई बच्चे भी नहीं हो, तो इतना तो आपको वैसे ही पता चल जाता है कि जो आप पढ़ रहे हो वो सही है या नहीं। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही है या नहीं, तो ओल्ड पेपर उठा लो। ओल्ड पेपर में आपको सब प्रश्न के जवाब मिल जाएंगे कि प्रश्न किस स्तर के होते हैं, बस उसी स्तर का आप अभी इस सिलेबस को भी पढ़ो। ठीक है स्टूडेंट, कुछ नया करने के बजाय हम वही करें जो नॉर्मल है ना, जो सब करते आ रहे हैं। चलिए, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई समझाई, तो आप ये कीजिए, आप ज़रूर सिलेक्शन लेंगे। और जो भी हमारी क्लासेस हैं वो चलती रहेगी। हमारा भी उद्देश्य है कि हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवाएं, आपको हम अच्छी से अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करवाएं, जिससे कि आप कम समय में पढ़ सको, कम समय में अच्छी तैयारी कर सको। ठीक है, तो इन तीन तीन बातों पर आप विशेष गौर कीजिएगा। मैं ये कहूँगा कि जो सारी ही इतनी देर की हमारी क्लास रही, इस क्लास का जो